हेलो एंड वेलकम टू पंथ कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 11th के टर्म 1 के पेपर ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में ओवर हो चुके हैं। किसी में अगर नहीं हुए होंगे तो एक आध पेपर रह रहा होगा, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अब आपके टर्म 2 की बारी आएगी आगे, और टर्म 2 में आपको 4-5 चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके आने हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम आपको आज करवाने जा रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पूरी थ्योरी समझने की कोशिश करेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, पार्टीज इन्वॉल्व टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या क्या होती हैं, स्पेसिमेन क्या होता है, इसके सब चीज़ हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। देखिए पहले क्या होता था कि जो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर होते थे तो ज़्यादातर टीचर्स क्या करते थे, उसका थ्योरी का ओवरव्यू देते थे और न्यूमेरिकल्स शुरू। लेकिन अब जो प्रेजेंट सिनारियो है जिसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें अगर आपको थ्योरी अच्छी तरह से नहीं आती तो आपको आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अच्छी तरह से कंप्लीट कमांड के साथ आपको थ्योरी मालूम होनी चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज की थ्योरी समझाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं मालूम करना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। देखिए बिजनेसमैन जब गुड्स को क्रेडिट में सेल करता है, गुड्स को दो तरह से सेल किया जा सकता है, इट कैन बी सोल्ड ऑन कैश और इट कैन बी सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर आप कैश में बेचते हैं तो फिर तो झंझट की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास कैश आई और आपने गुड्स डिलीवर कर दी, ट्रांजैक्शन सेटल हो गया। लेकिन अगर आप क्रेडिट में सेल करते हैं तो फिर क्या होता है कि आपको कुछ प्रूफ की जरूरत होती है कि अगर फ्यूचर में ये बंदा अगर पेमेंट करने से डिनाई कर दे तो मैं कैसे क्लेम करूं, इससे कैसे रियलाइज करवा पाऊं। तो इसके लिए आप एक प्रूफ चाहते हैं। तो क्या करता है कि जो बंदा सेल करता है वो क्या करता है, सेलर कि एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है जिसमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो रिलेटेड टू सेल्स होती है उनको लिख देता है और साइन खुद भी करता है और साइन परचेजर से भी करवा लेता है। तो उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए थोड़ा सा हमने आपके लिए लिख के रखा है कि व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट यूजुअली सेलर्स वांट्स टू हैव अ रिटन प्रूफ ऑफ इट टू क्लेम ड्यू अमाउंट इन फ्यूचर। यानी कि जब सेलर गुड्स को क्रेडिट में सेल करता है तो वो चाहता है कि इसका एक रिटर्न प्रूफ मेरे पास आ जाए जिससे कि मैं अमाउंट को फ्यूचर में क्लेम कर सकूं। फॉर दिस ही राइट्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू सेल इन ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसके लिए वो क्या करता है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस म्यूचुअली एग्रीड अपॉन होती हैं बिटवीन द सेलर एंड द परचेजर, उनको एक डॉक्यूमेंट में लिख दिया जाता है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो आपस में तय हुई हैं, और उस डॉक्यूमेंट को ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दोनों पार्टी साइन करती हैं, जो सेलर है वो भी साइन करेगा और एक्सेप्टर के भी इसमें साइन ले लेता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड सर्व एज अ प्रूफ ऑफ क्रेडिट सेल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और क्रेडिट सेल के प्रूफ का काम करता है। अब क्वेश्चन है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है। तो देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है पेबल ऑन डिमांड और ऑन अ सर्टेन डेट। ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपकी डिमांड पर पेमेंट किया जाता है या फिर एक सर्टेन डेट पर पेमेंट कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे जब उनकी डेट आएगी तब उनको पेमेंट कर दिया जाता है। इट इज गवर्न बाय इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। और इसके जो प्रोविजंस हैं, इसके बारे में जब कोई लीगल कोई कंडीशंस अराइज होती है तो उसको सेटल किया जाता है इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की गाइडलाइन के हिसाब से। यानी कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके लिए कि एक एक्ट बना हुआ है, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब देखिए इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या इसकी खासियतें करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले है कि इट मस्ट बी इन राइटिंग। देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा है, ये तभी वैलिड होगा जब ये राइटिंग में होगा, ओरली नहीं होता ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कि आपने ओरल आपस में तय कर लिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो पहली बात तो यह है कि राइटिंग में होना जरूरी है। दूसरा, मस्ट कंटेन एन ऑर्डर फॉर पेमेंट नॉट अ रिक्वेस्ट। देखिए दूसरा, इसमें ऑर्डर दिया जाता है पेमेंट करने का, क्योंकि जो सेलर है ना वो तो गुड्स डिलीवर कर चुका, अपने हिस्से का काम तो कर चुका है, तो वो पेमेंट के लिए ऑर्डर करेगा, रिक्वेस्ट नहीं करेगा। तो इसमें मस्ट कंटेन एन ऑर्डर फॉर पेमेंट, इसमें ऑर्डर दिया जाएगा, पेमेंट का रिक्वेस्ट नहीं होगी। दूसरी बात, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, कंडीशंस नहीं लगी होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। कंडीशन का मतलब है कि ऐसा ना हो कि जिसमें कहा जाए कि अगर आपका कंसाइनमेंट पहुंच गया XYZ प्लेसेस से तो आप मुझे पैसे दे देना, ये कंडीशन हो गई है ना। इस तरह की कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। आप सिंपल बिल्कुल अनकंडीशनल कि इस डेट पर आपने मुझे देना ही है पेमेंट, इस तरह का होना चाहिए। तो अनकंडीशनल होना चाहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इट मस्ट हैव अ डेफिनिट अमाउंट
अमाउंट डेफिनेट होना चाहिए कि 5,000, 3,000, 10,000, 1,50,000 ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अप्रॉक्सीमेटली 2,000 रुपीज़ आप मुझे पे कर देना या राउंड अबाउट 2,500 देना, इस तरह से नहीं। बिल्कुल जो है आपका डेफिनेट अमाउंट, इट मस्ट बी पेड ऑन अ फिक्स्ड डेट। पेमेंट की डेट भी फिक्स्ड होनी चाहिए। जैसे आप कहें कि भाई 25 फरवरी में दे देना, 23 जनवरी में दे देना, ऐसे डेट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप दे देना मुझे लगभग क्रिसमस के आसपास दे देना, है ना, या 20 तारीख के आसपास दे देना, ऐसा नहीं। आप इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन ना लें, इसमें फिक्स डेट लें कि इस डेट पर आपने देना है मुझे। इट मस्ट बी साइन बाय द एक्सेप्टर। दूसरे इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक आती है कि एक्सेप्टर जो है इसको साइन करे। विदाउट साइन, बिना साइन किए हुए बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैलिड नहीं होते। जब तक एक्सेप्टर उसमें साइन नहीं करेगा तब तक वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बनेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तभी बन पाएगा जब एक्सेप्टर उसमें साइन कर देगा। तो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज क्या होती हैं? तो एट लीस्ट 2 पार्टीज और एट द मोस्ट 3 पार्टीज। कम से कम 2 होती है। क्या होती हैं? तो देखिए 2 होती हैं। पहले ड्रॉवर एंड ड्रॉई। ड्रॉवर होता है राइटर ऑफ द बिल, जो बिल लिखता है। तो बिल कौन लिखता है? सेलर लिखता है, जो गुड्स बेच रहा है क्रेडिट में, वो बिल लिखता है, उसको ड्रॉवर कहते हैं, ठीक है, या फिर राइटर ऑफ द बिल हो गया वो। दूसरा होता है ड्रॉवी। ड्रॉवी होता है जो बिल को एक्सेप्ट करता है, यानी कि जो परचेजर होता है, जिसने गुड्स परचेज किया वो बिल को एक्सेप्ट करता है, उसको एक्सेप्टर ऑफ द बिल या ड्रॉवी भी बोलते हैं। और तीसरा होता है पेई। पेई होता है जो बिल का पेमेंट रिसीव करता है, जिसको बिल का पैसा मिलता है। तो ये पेई जो है, पेई कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ड्रॉवर एंड ड्रॉवर एंड पेई कैन ऑल्सो बी सेम। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ज्यादातर तो सेम ही होते हैं। ड्रॉवर ने बिल लिखा, एक्सेप्ट करवाया, इससे अपने पास रख लिया, ड्यू डेट पे जाकर पेमेंट ले लिया। तो ड्रॉवर और पेई एक ही बंदा हो सकता है, लेकिन अलग भी हो सकता है ना, क्योंकि ड्रॉवर बिल को डिस्काउंट करवा सकता है, तो हो सकता है पेई बैंक हो जाए। ड्रॉवर बिल को एंडोर्स कर सकता है किसी और पर्सन को, तो हो सकता है कि जिसको एंडोर्स किया वो हो जाए पेई। तो इसलिए मिनिमम 2 पार्टीज, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी, लेकिन मैक्सिमम ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई भी हो सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि ड्रॉवर एंड पेई कैन बी सेम एंड कैन ऑल्सो बी डिफरेंट। ये 3 पार्टीज हो सकते हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम 3। अब स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज का एक स्पेसिमेन आपने बनाया है। देखिए इसमें क्या होता है, सिंपल बिल्कुल है कि जो सेलर है वो अपनी प्लेस लिखेगा कहां पर है। जैसे हमने इसको लिखा रुड़की, फिर डेट ली जाएगी 1 दिसंबर 2021। आई नहीं है अभी, एडवांस में लिख दिया आपके लिए। तो रुड़की 1 दिसंबर 2021। यहां पर आप अमाउंट लिखेंगे कि कितने अमाउंट का आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि आपने क्रेडिट सेल कितने में करी। यहां आपका स्टैंप लगेगा, रेवेन्यू स्टैंप बोलते हैं उसको, वो स्टैंप पे लग जाएगी। यहां पर आप लिखेंगे, यहां पर ऑर्डर देंगे उसको 3 मंथ्स आफ्टर डेट। 3 मंथ आफ्टर डेट, कौन सी डेट? ये वाली डेट 1 दिसंबर। इससे 3 महीने आगे, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो 1 अप्रैल आ जाएगा। दिसंबर से 3 महीने बाद, 1 महीने बाद जनवरी आई, फिर फरवरी, फिर मार्च आया। तो 1 अप्रैल प्लस 3 दिन ग्रेस के, वो भी आपको सिखाया जाएगा कि जब न्यूमेरिकल करेंगे कि ग्रेस के दिन क्या होता है। 3 डेज फॉर ग्रेस बोलते हैं उसको। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 4 मार्च को आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो 3 मंथ्स आफ्टर डेट, इस डेट से 3 महीने बाद, पे टू मी और माई ऑर्डर, या तो मुझे दीजिए या मेरे ऑर्डर पर। ऑर्डर का मतलब है कि मैंने बैंक को बिल दे दिया है और वो मेरे पैसे उससे ले चुका, आप बैंक को पेमेंट कर दें। इस तरह से जिसको भी ऑर्डर, और माई ऑर्डर, द सम ऑफ रुपीज 3 लाख ओनली, 3 लाख रुपए आप मुझे पेमेंट करें फॉर वैल्यू रिसीव। इसकी वैल्यू हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, इसकी वैल्यू आप हमसे रिसीव कर चुके हैं, यानी कि हमने गुड सेल की थी, वो आपने ले लिया हमसे। एक्सेप्टेड, यहां पर जिसको हमने गुड्स बेची थी, एक्सेप्टेड ड्रॉवर, वो यहां एक्सेप्टेड लिख करके साइन करेगा। यहां हमने लिख दिया यशपंत शाहदरा दिल्ली। यहां पर मेकर यानी कि ड्रॉवर का साइन होगा नवीन पंत, A/18 शिवाजी कॉलोनी रुड़की। तो ये इस तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर ड्रॉवर की प्लेस जहां पर वो बिजनेस कर रहा है, डेट, अमाउंट, स्टैम्प, फिर ये आएगा वर्ड लिखा हुआ इसमें जब आप ऑर्डर देंगे उसको, यहां पर एक्सेप्टर का नाम, साइन, यहां पर एक्सेप्टेड, फिर उसका साइन आएगा एक्सेप्टर का, उसके बाद फिर नाम आएगा, प्लेस आ जाएगी। यहां पर ड्रॉवर के साइन, नाम और उसके प्लेस, कहां पर बिजनेस है उसका। तो ये हो गया स्पेसिमेन।
फिर आता है एडवांटेजेस, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एडवांटेजेस क्या है। क्या है एडवांटेजेस? देखिए, प्रमोट्स क्रेडिट सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। आप गुड्स की क्रेडिट परचेज एंड सेल को प्रमोट करता है। आप आसानी से बेच सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, क्योंकि आपके पास एक प्रूफ रहता है। देखिए, क्रेडिट सेल में यही तो परेशानी है कि आपको ये एक भ्रम, एक परेशानी बनी रहती है, कंफ्यूजन रहता है, यार पता नहीं मेरा पैसा मार ना जाए। तो लेकिन आपके पास जब प्रूफ होगा तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। तो प्रमोट करता है, आप इजीली सेल कर सकते हैं गुड्स को क्रेडिट में, और परचेज भी कर सकते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट, दूसरा ये डॉक्यूमेंट लीगल है। देखिए, इट इज गवर्न बाय इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसके अंदर इसको गवर्न किया जाता है। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और इट कैन बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसको आप जस्टिस के लिए, न्याय के लिए कानून के मदद ले सकते हैं और कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो लीगल डॉक्यूमेंट है। डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज, आपने गुड्स उधार बेची और आपको बिल मिल गया, लेकिन जरूरत तो आपको भी अभी पैसे की है, तो आप इसको तुरंत बैंक से डिस्काउंट कर सकते हैं। तो बैंक इनकी डिस्काउंटिंग करता है, थोड़ा डिस्काउंट काट के आपको तुरंत पैसा दे देगा। एंडोर्समेंट पॉसिबल। एंडोर्समेंट पॉसिबल का मतलब है कि आपने बिल ले लिया और आपने भी किसी का पैसा देना उतना ही, तो आप उसकी बैक साइड पर लिख देंगे एंडोर्स टू मिस्टर सच एंड सच। आपने जिसको दिया उसका नाम लिख देंगे कि हमने इसको एंडोर्स कर दिया, उस बंदे को दे दो, आपका लायबिलिटी सेट ऑफ हो गई। अब वो पर्सन जो है एक्सेप्टर से पैसा ड्यू डेट पे जाकर के ले लेगा। रिमाइंडर्स नॉट रिक्वायर्ड, बार बार आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, भाई मेरा पैसा दे दे, डेट आने वाली है, पैसा दे दे, ऐसा याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका अपने आप ही रिमाइंडर है, जब उसको पता है कि हमने एक्सेप्ट किया इस डेट पर देना है, तो वो अपना देगा रिमाइंडर, नहीं तो उसके आगे लीगल एक्शन लिया जाएगा। हेल्प्स इन प्लानिंग कैश ऑपरेशंस। अब आपको डेट तो पता है ना, किस डेट पे मुझे पैसा मिलना है, और अगर आपने एक्सेप्ट किया तो आपको ये भी पता है मुझे किस डेट पर देना है, तो आपने कैश ऑपरेशंस को आप प्लान कर सकते हैं कि मेरे पास कहाँ कहाँ से पैसा आना है और मुझे कहाँ कहाँ पैसा देना है। तो अरेंजमेंट आपको करने में आसानी रहेगी, प्लानिंग आपकी बढ़िया हो जाएगी। देखिए, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आगे आपके लिए एक टॉपिक और आता है, इसमें प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? देखिए, प्रोमिसरी नोट भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ही एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और प्रोमिसरी नोट में एक थोड़ा सा डिफरेंस इस बात का होता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज रिटन बाय या ड्रॉन बाय सेलर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कौन लिखता है? सेलर लिखता है। वेयर एज प्रोमिसरी नोट इज रिटन बाय परचेजर। प्रोमिसरी नोट को कौन बनाता है? परचेजर बनाता है। यही डिफरेंस है। देखिए, अ प्रोमिसरी नोट इज ऑल्सो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बट द डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट दैट इट इज प्रिपेयर्ड बाय द परचेजर, यानी कि डेटर। डेटर कैसे है? जिसको हम कुछ बेच रहे हैं, हमसे ले रहे हैं, तो वो परचेजर है, और जो परचेज कर रहे हैं हमसे, जिसने हमारा पैसा देना, हमारा डेटर होता है। Who undertakes to pay a certain sum of money on a fixed future date to the seller। तो क्या बताया गया इसमें कि प्रोमिसरी नोट भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह। केवल डिफरेंस ये बनता है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय द परचेजर, वेयर एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर, प्रोमिसरी नोट इज प्रिपेयर्ड बाय परचेजर। ये दोनों में फर्क है। अच्छा, दूसरा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो सेलर बनाता है वो क्योंकि वो गुड्स डिलीवर कर चुका है, उसको पैसा लेना है, तो वो ऑर्डर देता है पेमेंट का। लेकिन यहाँ परचेजर ने तो गुड्स रिसीव की है, तो वो ऑर्डर कैसे दे सकता है? तो वो अंडरटेक करता है, वो अंडरटेकिंग लेता है, वो जिम्मेदारी लेता है कि मैं पेमेंट करूंगा। तो हु अंडरटेक्स टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन अ फिक्स्ड फ्यूचर डेट, वो इस बात की जिम्मेदारी लेता है, इस बात को मानता है कि मैं फिक्स्ड फ्यूचर डेट पर आपका पेमेंट कर दूंगा। पार्टीज दो होती हैं, उसमें तीन हो सकती थी, दो भी हो सकती थी क्योंकि उसमें ड्रॉवर पे ही सेव हो सकता है, लेकिन इसमें तीन नहीं हो सकती, इसमें दो ही होती हैं। क्यों होती हैं? कि बिल कौन लिख रहा है? मेकर ऑफ द बिल कौन है? परचेजर, जो कि वहां पर क्या होता था? एक्सेप्टर होता था। तो यहाँ एक्सेप्टर और मेकर तो सेम पर्सन हो गया, तो दो पार्टी तो एक में आ गई, मेकर तो एक ही, मतलब जो बिल लिख रहा है वही एक्सेप्टर होता था पहले, तो एक्सेप्टर वाली चीज खत्म हो गई। मेकर ऑफ द बिल, जिसने बिल लिखा परचेजर ने, और पेई, जिसके पास बिल होगा। ठीक है, तो दो पार्टी, जिसको पैसा मिलेगा वो पे, तो पैसा ड्रॉवर को मिल सकता है, या ड्रॉवर ने किसी को एंडोर्स कर दिया, बैंक को डिस्काउंट कर दिया, तो वो ले लेगा। तो मेकर और पे दो पार्टी हो सकती है। स्पेसिमेन हमने आपके लिए इसका बना दिया है, उसको भी हमने रब नहीं किया, क्योंकि जिससे कि आपको दोनों में डिफरेंस पता चल सके। देखिए, पहले मैं इसमें बताता हूँ इसमें क्या था, फिर उसको यहाँ कन्वर्ट करेंगे। इसमें क्या था
कि सेलर जो थे वो मिस्टर नवीन पंत है और परचेजर मिस्टर यश पंत है। जो सेलर है नवीन पंत, उनकी रेजिडेंस दिखाई गई है कहाँ, मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस रुड़की। तो रुड़की 1 दिसंबर, 3 लाख रुपीज लिया। यहां पर आ गया किसका नाम, ड्रॉवर का जिसमें बिल लिखना है, और यहां पर एक्सेप्टर का। अब इसको देखिए कन्वर्ट करके, यहां पर ये परचेजर है ना, अब ये परचेजर बना रहा है, ये तो सेलर ने बनाया, ये परचेजर बना रहा है। परचेजर का नाम ये यशवंत था, तो उनकी प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, दिल्ली है, तो यहां लिख देंगे दिल्ली 1 दिसंबर, वही वाली डेट लिख दी, केवल ये रुड़की की जगह ये आ गया दिल्ली, ठीक है, दिल्ली 1 दिसंबर। अमाउंट वही रहा 3 लाख, स्टैंप आ गई। अब जो अंडरटेकिंग लिखी जाएगी वो कैसे, जैसे यही था 3 मंथ आफ्टर डेट, 3 मंथ्स आफ्टर डेट, पे टू मी। यहां तो सेलर कह रहा है कि मुझे पे करना, अब परचेजर तो नहीं कह सकता मुझे पे करना, परचेजर ने करना पे, तो परचेजर कहेगा आई प्रॉमिस टू पे श्री नवीन पंत, मैं मिस्टर नवीन पंत का श्री नवीन पंत को पैसा देने की प्रॉमिस करता हूं, वचन देता हूं, और ऑर्डर या उनके ऑर्डर पर पैसा देने का वचन देता हूं, द सम ऑफ रुपीज 3 लाख ओनली, 3 लाख रुपए फॉर वैल्यू रिसीव्ड, इसकी वैल्यू में रिसीव कर चुका हूं। तो उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया, 3 मंथ आफ्टर डेट पे टू मी की जगह कर दिया आई प्रॉमिस टू पे। यहां पर क्योंकि इसने पैसा लेना है सेलर ने, तो लिखेगा पे टू मी, और इसने पैसा देना है तो पे टू मी तो नहीं लग सकता, तो लिखेगा आई प्रॉमिस टू पे। तो ये हो गया। उसके बाद जो यहां पर था ना, ये इसको यहां ले आएंगे, ठीक है। यहां पर ये ड्रॉवर ने बिल लिखा था तो ड्रॉवर का नाम आ जाता है, यहां पर ड्रॉवर जो है परचेजर है तो वो उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर परचेजर का। साइन यशवंत शारदा दिल्ली, जो बिल लिखता है उसका नाम इधर आ जाता है। और जब जिसको अब ये ड्रॉवर एक्सेप्टर तो नहीं है, खैर इसको पैसा मिलना है, लेकिन उस पार्टी का नाम यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, टू नवीन पंत, A/18 शिवाजी कॉलोनी रुड़की। तो ये डिफरेंस है बच्चों प्रोमिसरी नोट में और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। आपसे पूछा जा सकता है MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कि भाई क्या डिफरेंस है दोनों में, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पूरी थ्योरी आपको बताइए, अच्छी तरह से आपको समझ लें, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें, और अगर कोई आपको फिर भी कोई परेशानी आए तो आप कमेंट में आसान बिल्कुल उसको विदाउट एनी हेजिटेशन लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा उसको। और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।